Bismillahirrahmanirrahim. Okay, so let's start our second part of physical laws lecture, and we start physical laws by number one and very basic law, which is mass balance or material balance. Mass balance or material balance is an application of conservation of mass to the analysis of physical systems by accounting for material entering and leaving a system. Mass flows can be identified. The exact conservation law used in the analysis of the system depends on the context of the problem, but all revolve around the law of mass conservation. That is, matter cannot disappear or cannot be created spontaneously. Okay, तो ये मास बैलेंस जो है ये बहुत ही बेसिक लॉ है, जो कि लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन है बेसिकली. और इस बेसिकली इसमें होता क्या है, लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन में आप हमेशा इस चीज़ को कैलकुलेट करते हैं कि कितना मटेरियल या कितना मास रिएक्टेंट में था, यानी एंटर किया था, ठीक है, एंड देन कितना मास या कितना मटेरियल जो है वो प्रोडक्ट में बच गया, ठीक है, और कितना जो है वो यूटिलाइज हो गया, कंज्यूम हो गया, ठीक है, या जो है वो लॉस हो गया, ठीक है. तो ज़ाहिर है मटेरियल एंटरिंग एंड लीविंग द सिस्टम, ठीक है, इसको आप जो है वो कैलकुलेट करते हैं. और इसके साथ साथ ज़ाहिर है आपको ये भी देखना पड़ता है कि जो मास लॉस हो गया या कंज्यूम हो गया वो क्या था और कहाँ था, ठीक है. इसके अलावा मतलब अब ये तो प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम वेरी करेगा ना, कि जो सिस्टम आप यूज़ कर रहे होंगे ज़ाहिर है उसमें क्या सिचुएशन है, क्या एंटर हो रहा है, क्या प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है. ये तो हर प्रॉब्लम टू प्रॉब्लम, हर कंडीशन टू कंडीशन वेरी करेगा, ठीक है. लेकिन जो बेसिक लॉ है जिसको यूज़ किया जाता है वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन ही है, जो कि हमारा बेसिक लॉ है और हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं केमिस्ट्री के बचपन से, कि मैटर कैन नॉट बी डिसअपियर और बी क्रिएटेड स्पॉन्टेनियसली, ठीक है. तो सब कुछ जो है वो मटेरियल बैलेंस जो है वो लॉ ऑफ मास कंजर्वेशन के साथ ही रहता है, उसके अराउंड ही सर्कुलेट करता है. अच्छा, अब इससे पहले कि हम मास कंजर्वेशन की एप्लीकेशन को समझें मास बैलेंस में, हमको एक चीज़ बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर करनी होगी कि इंडस्ट्री में जो प्रोसेसेस होते हैं वो कंटिन्यूस प्रोसेसेस होते हैं. हम बैच प्रोसेसेस और कंटिन्यूस प्रोसेसेस में फ़र्क जो है वो पढ़ चुके हैं, और हमें पता है कि इंडस्ट्रीज़ में ज़्यादातर जो प्रोसेसेस होते हैं वो कंटिन्यूस प्रोसेसेस होते हैं, जिनमें विद रिस्पेक्ट टू टाइम देयर इज़ नो चेंज इन कंसंट्रेशन बेसिकली, ठीक है. कंसंट्रेशन जो होती है, चाहे वो एंटरिंग कंसंट्रेशन हो, चाहे वो फाइनल कंसंट्रेशन हो प्रोडक्ट की, वो कांस्टेंट रहती है, और बीच में भी सारा जो कुछ जो चल रहा होता है सब कुछ कांस्टेंट होता है. तो बहुत कम प्रोसेसेस होते हैं इंडस्ट्री में जो कि बैच टू बैच होते हैं. तो जब भी कंटिन्यूस प्रोसेस होता है तो वो स्टेडी स्टेट कहलाता है, और जो बैच प्रोसेस होता है वो नॉन स्टेडी स्टेट कहलाता है, ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हम ज़्यादातर जो स्टडी करेंगे अपने इंडस्ट्रीज़ में वो स्टेडी स्टेट होगा. तो मतलब ये हुआ कि जितने भी प्रोसेसेस के पीछे हम लॉज लगाएंगे, चाहे वो मास बैलेंस हो, चाहे वो एनर्जी बैलेंस हो, चाहे वो कोई और लॉ हो, उन सब में हम स्टेडी स्टेट ही ज़्यादातर कंसीडर करते हैं. तो स्टेडी स्टेट या कंटिन्यूस स्टेट होती क्या है? इन सिस्टम्स थ्योरी, अ सिस्टम और अ प्रोसेस is in a steady state if the variables which define the behavior of the system or the process are unchanging with respect to time. A steady state flow process requires conditions at all points in an apparatus
सॉरी रिमेन कांस्टेंट एज टाइम चेंजेस, ठीक है ना. देयर मस्ट बी नो accumulation of mass or energy over the time period of interest, ठीक है. accumulation of mass या energy नहीं होगी, ठीक है, किसी भी continuous process में, ठीक है. the same mass flow rate will remain constant in the flow path through each element of the system. इसी तरीके से mass flow rate भी constant रहता है, ठीक है. तो ये जब हम प्रॉब्लम्स कर रहे होते हैं, क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, तो उसमें हमको ये नॉलेज चाहिए होती है और हम स्टेडी स्टेट जो है उसी को फॉलो करते हुए अक्यूमुलेशन को ज़ीरो कर देते हैं और मास फ्लो रेट भी उसी हिसाब से कर देते हैं. मटेरियल बैलेंस इक्वेशन फिर एक्चुअली होती क्या है और फिर इसमें विद रिस्पेक्ट टू सिस्टम हम क्या चेंज करते हैं. This general balance equation may be written for any material that enters or leaves any process system, ठीक है. इनपुट का क्या मतलब है, मास, अब ये मास की बात कर रहे हैं, मास एंटर्स थ्रू सिस्टम बाउंड्रीज, ठीक है. तो वो आपका इनपुट है, ठीक है, प्लस जनरेशन, ठीक है. अब जनरेशन जो है ज़ाहिर है वो आपने इनपुट तो नहीं किया लेकिन वो जनरेट हो गया, ठीक है. क्या मतलब हो गया जनरेशन का, प्रोड्यूस्ड विद इन सिस्टम बाउंड्रीज, ठीक है. माइनस आउटपुट, ठीक है. अच्छा ये माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि अब यहाँ पर मतलब इनपुट में जो चीज़ें होती हैं वो बेसिकली दो ही होती हैं. एक तो इनपुट होता है, ठीक है ना, जो आप यानी रिएक्टेंट की बात करें, और एक जो उसमें जो भी जनरेशन हो रही होती है वो होता है, ठीक है. तो बकिया जो चीज़ें होती हैं वो बेसिकली आउटपुट की साइड पे होती हैं और इसीलिए हम जो है वो यहाँ पर अगर इज़ इक्वल टू लगा देंगे तो फिर आउटपुट प्लस कंजप्शन प्लस अक्यूमुलेशन तीनों एक साथ होते हैं, ठीक है. और अगर आप यहाँ पर आउटपुट और कंजप्शन को बताएंगे इज इक्वल टू से पहले तो फिर ज़ाहिर है वो आपको माइनस साइन से शो करने होंगे, जो कि ये बता रहा है कि आउटपुट जो है और कंजप्शन जो है वो राइट हैंड साइड ऑफ इक्वेशन का पार्ट है, ठीक है. तो आउटपुट ज़ाहिर है क्या आउटपुट है, लीव्स थ्रू द सिस्टम बाउंड्री, ज़ाहिर है जो आपकी प्रोडक्ट बनी है, जो आपने बनाना था वो आपका आउटपुट है, नंबर 1, ठीक है. नंबर 2 कंजप्शन, ठीक है. अब ज़रूरी नहीं है कि प्रोडक्ट जो बने तो उसमें कुछ चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो कि प्रोडक्ट में नहीं आती लेकिन वो कंज्यूम हुई हुई होती हैं, ठीक है. यानी रिएक्टेंट्स में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कि कंज्यूम्ड हो जाती हैं, तो वो जो कंज्यूम्ड हो जाती हैं वो भी आउटपुट का पार्ट होती हैं, यानी उनका जो मास होता है वो आउटपुट में ही आ रहा होता है. एंड देन द लास्ट थिंग इज़ एक्यूमुलेशन, मीन्स बिल्ड अप विद इन सिस्टम, ठीक है. और ये अक्यूमुलेशन जो है जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया, the general balance equation may be simplified according to the process at hand. For example, the accumulation term for steady state continuous process is 0, ठीक है. तो अगर जो है वो accumulation steady state के लिए 0 हो जाती है तो हमारी ये इक्वेशन सिंपल हो जाएगी, इनपुट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू आउटपुट प्लस कंजप्शन, ठीक है. और फॉर अ फिजिकल प्रोसेस सिंस, अच्छा अब अगर हम फिजिकल प्रोसेस की बात करें, हम केमिकल प्रोसेस की बात ना करें तो ये मज़ीद ये वाली जो टर्म है ना, ये मज़ीद यानी यूनिट प्रोसेस के लिए आप ये वाली इक्वेशन यूज़ करेंगे. यूनिट प्रोसेस हो और स्टेडी स्टेट प्रोसेस हो तो इनपुट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू आउटपुट प्लस कंजप्शन, ठीक है. लेकिन अगर आपका फिजिकल प्रोसेस है, ठीक है, यूनिट ऑपरेशन है, तो उसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता और इसीलिए जनरेशन और कंजप्शन जो होती है वो टर्म्स नहीं होती, ज़ीरो होती हैं. और जो बैलेंस इक्वेशन बनती है किसी भी स्टेडी स्टेट फिजिकल प्रोसेस की वो सिर्फ सिंप्लीफाइड होती है, दैट इज़ इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट, ठीक है. तो आप इनिशियली जो अभी तक देखते आए थे मास बैलेंस की इक्वेशन वो यही होती थी, इनपुट इज़ इक्वल टू आउटपुट. लेकिन एक्चुअली ये एक ऐसी इस सिस्टम की इक्वेशन है जो फिज़िकल प्रोसेस हो यानी यूनिट ऑपरेशन हो
जिसमें कि बेसिकली स्टेडी स्टेट यानी कंटिन्यूस प्रोसेस हो और जिसमें कोई जनरेशन और कंजप्शन नहीं हो। अगर हम यूनिट प्रोसेस की बात करेंगे तो यूनिट प्रोसेस की मास बैलेंस इक्वेशन ये वाली होगी जिसमें इनपुट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू आउटपुट प्लस कंजम्पशन होगी। और अगर हम स्टेडी स्टेट की बात ना करें, एक बैच प्रोसेस की बात करें, तो फिर इनपुट प्लस जनरेशन इज इक्वल टू आउटपुट प्लस कंजप्शन प्लस अक्यूमुलेशन होगा। ठीक है जनाब। अब हम एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। ये एग्ज़ाम्पल मैं अभी पढ़ूंगी नहीं क्योंकि ये बहुत बड़ी है, तो पढ़ने का तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं इसको पूरा रीड आउट करूं। लेकिन मुझे बताना, इसको समझाना जो आपके सामने है ना वो ये, इसको फिल वक्त मैं सॉल्व नहीं कर रही, लेकिन ये आपके लिए एक बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल है कि आप ये क्वेश्चन लें और इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करें और आप देखेंगे कि इसमें जो अननोन अमाउंट्स, जो नोन अमाउंट्स हैं वो ये दिए हुए हैं। ठीक है कि सॉलिड इनलेट जो है 50 ग्राम पर मिनट था, आउटलेट जो वाटर का था वो 20 किलोग्राम पर मिनट था, फिर वाटर का इनलेट 50 किलोग्राम पर मिनट था, आउटलेट जो था वो 45 किलोग्राम वो अननोन था। ठीक है, एक्सट्रैक्टेड सॉलिड्स अननोन थे और जो टोटल था वो 100 किलोग्राम पर मिनट था, 65 किलोग्राम पर मिनट वाटर आउटलेट था एंड देन दिस इज़ अननोन। तो अगर आप ये चार्ट बना लेंगे नोन का और ये जो रेड से मैंने लिखे हुए ये चीज़ें अननोन है, तो आप बगैर किसी मतलब कैलकुलेशन को करते हुए आप सिर्फ इस चार्ट को भी अगर कंप्लीट करेंगे तो आप इस पूरे टेबल को कंप्लीट कर लेंगे और उसके बाद आप इसको अगर थ्रो कैलकुलेशन सॉल्व करेंगे मास बैलेंस की कैलकुलेशंस लगाकर, तो आप देखेंगे कि आपके पास आंसर यही आएंगे। तो ये इतना सिंपल होता है। ठीक है, जैसे कि 50 किलोग्राम पर मिनट है और 20 किलोग्राम पर मिनट है, तो 50 प्लस 20 70 होते हैं। तो सॉरी 50 किलोग्राम पर मिनट जो था वो टोटल था और 20 किलोग्राम पर मिनट वाटर था। तो जो एक्सट्रैक्टेड सॉलिड होंगे, ज़ाहिर है 50 किलोग्राम अगर इनलेट दिया गया और 20 किलोग्राम उसमें से वाटर था, तो जो 30 किलोग्राम बच गया 50 में से वो एक्सट्रैक्टेड सॉलिड हुआ। ठीक है, इसी तरीके से ठीक है, तो आपने यहाँ पर 30 किलोग्राम पर मिनट लिख दिया। इसके अलावा ये चीज़ बहुत आसान है कि यहाँ पर 100 किलोग्राम पर मिनट टोटल दिया हुआ है। ठीक है, और वाटर आउटलेट भी आपको गिवन है 65 किलोग्राम पर मिनट। तो ये आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये जो एक्सट्रैक्टेड सॉलिड्स होंगे, तो 100 में से अगर आप 65 माइनस कर दें तो वो 35 किलोग्राम पर मिनट बचते हैं। ठीक है, तो ये भी आपने सॉल्व कर लिया। तो जब आपने ये दोनों सॉल्व कर लिए तो टोटल 35 है, उसमें से अगर आप 30 माइनस कर दें तो यहाँ पर 5 आ जाएगा। ठीक है, और 50 में से अगर आप 5 माइनस कर दें तो 45 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप सिर्फ इस टेबल को अगर कंप्लीट करें तो आप जो है वो आंसर्स आपके पास आ सकते हैं, अननोन क्वांटिटीज़ आपके पास आ सकती हैं और आप फिर इस क्वेश्चन को सॉल्व करके भी देख सकते हैं कि आपके पास यही आंसर आएंगे। तो ये जो मास बैलेंस है वो इस लिहाज से बहुत आसान है। अब हम बाकायदा एक सवाल की तरफ आ जाते हैं, और लेकिन इस सवाल से पहले मैं आपको एक बात और बताऊंगी कि आप लोगों को डॉक्टर असद ने भी एक बहुत डिटेल क्वेश्चन करवाया होगा जिस कुछ सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम क्लोराइड एंड वाटर से ही रिलेटेड वो क्वेश्चन है। तो वो भी पूरा मास बैलेंस का ही क्वेश्चन है, और क्योंकि वो डॉक्टर असद करवा चुके हैं तो ज़ाहिर है मैंने वो यहाँ रिपीट नहीं किया, और वो डॉक्टर असद ही अपने क्वेश्चन में अपने एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं। ज़ाहिर है वो मैं नहीं पूछूंगी क्योंकि वो सर ने करवाया आपको। लेकिन बेसिकली बताने का मकसद ये है कि सेम क्वेश्चन, मतलब कि वही उसी तरह का क्वेश्चन जो है वो मास बैलेंस में या मटेरियल बैलेंस में होते हैं, इसी तरह की ही लॉजिक्स के साथ होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन की तरफ आ जाते हैं। अब मैं क्वेश्चन पढ़ के और आपको बताऊंगी कि किस तरीके से हम सॉल्व करने की क्या टेक्निक होती है। ठीक है, एन एक्वस सोल्यूशन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड कंटेन्स 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड पर मास। अच्छा, सबसे आसान तरीका ये होता है कि या तो आप क्वेश्चन पढ़ते साथ ही जो है ना एक चार्ट बना लें। ठीक है, और अगर आपको ये चार्ट मुश्किल लग रहा है तो आप आसानी से सिर्फ एक काम कर सकते हैं कि आप नोन और अननोन का एक चार्ट बना लें कि भाई क्या क्या नोन है
और क्या क्या अननोन है। ठीक है, तो अब नोन में अगर आप देखें तो सोडियम हाइड्रोक्साइड परसेंटेज बाय मास आप लिख लें 20%। ठीक है, तो ये एक्वस सॉल्यूशन की जो है वो नोन परसेंटेज है 20%। It is desired to produce an 8% sodium hydroxide solution by diluting a stream of the 20% solution with a stream of pure water। ठीक है, अब ये काम बहुत ही आसान है, बहुत ही सिंपल है। आपने क्या करना है, आपने एक 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड सोल्यूशन को बाय मास डाइल्यूट करना है और जो फाइनल कंसनट्रेशन है वो 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड होनी चाहिए। तो आपने इसको वाटर से डाइल्यूट करना है। अब अगर देखा जाए तो वॉल्यूम वाइज तो ये बहुत ही सिंपल है कि जनाब याली C1V1 इजिकल्स टू C2V2 लगाएं तो जनाब 20% हमारी इनिशियल है और 8% हमें फाइनल चाहिए। तो अगर हम जो है वो इनिशियल वॉल्यूम अपना फिक्स कर लें कि जी हमारा 100 ml होगा, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि जी कितना वाटर डालेंगे, सॉरी कितना वॉल्यूम लेंगे 20% का। सॉरी, अगर हम अपना फाइनल वॉल्यूम फिक्स कर लें कि जी हम 100 ml में बनाने जा रहे हैं, जैसे हम C1V1 C2V2 में करते हैं, या 500 ml या 1000 ml, जितना भी रिक्वायरमेंट है वो हम फिक्स कर लें, तो हम आराम से निकाल सकते हैं कि हमको कितना वॉल्यूम चाहिए 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड का डालने के लिए कि बाकी वाटर हो और हमारा जो अमाउंट है, जो सोल्यूशन बन जाए वो 8% हो जाए। ठीक है, तो ये बेसिकली काम ये वाला है। ठीक है, तो वॉल्यूम कैलकुलेट करना तो आपके लिए बहुत आसान है, एंड वॉल्यूम ऑफ वाटर कैलकुलेट करना भी बहुत आसान है कि जब आपके पास V1 आ जाएगा तो वो सोडियम हाइड्रोक्साइड का होगा, और V2 में से जब आप V1 माइनस करेंगे तो जो वॉल्यूम आएगा वो आपके बेसिकली वाटर एडेड होगा कि आपने कितना वाटर ऐड किया था। नाउ लेकिन अब यहाँ पर आप क्योंकि थ्रो मास चल रहे हैं और ये मास बैलेंस का क्वेश्चन है, तो आपको क्या करना है, कैलकुलेट द मास इन ग्राम ऑफ वाटर रिक्वायर्ड एंड प्रोडक्ट प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यानी एक तो आपने क्या करना है, आपको चाहिए मास इन ग्राम, किसका चाहिए, वाटर का चाहिए जो रिक्वायर्ड है। ठीक है, और दूसरी क्या चाहिए कि जो प्रोडक्ट बनी, प्रोडक्ट क्या बनी, 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड बना था, तो उसका अपना क्या मास था। ठीक है, अब इसमें इनिशियल मास तो दिया हुआ नहीं है। ठीक है, जैसे कि हम आपको फाइनल वॉल्यूम कभी कभी नहीं देते। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करना होता है, आप अपनी तरफ से अज्यूम कर लेते हैं। ठीक है, तो ये ज़्यादातर सवाल जो होते हैं इनमें आपको कोई ना कोई बेसिस सेट करनी होती है। अगर बेसिस नहीं दी हुई, अगर बेसिस दी हुई है तो आप उसको सॉल्व करेंगे उसी को लेकर, लेकिन अगर बेसिस नहीं दी हुई तो फिर आप खुद से सेट कर लेंगे। जैसे हमने यहाँ पर सेट कर लिया, खुद से अज्यूम कर लिया कि जो इनिशियल फीड सॉल्यूशन, फीड क्या है हमारे पास, 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड बाय मास। ठीक है, हमने ये अज्यूम कर लिया कि हमने 100 ग्राम फीड सॉल्यूशन लिया था, यानी क्या 100 ग्राम 20% बाय मास सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन हमने लिया। ठीक है, हमने फिक्स कर लिया 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड तो फिक्स है, हमने उसका मास भी फिक्स कर दिया कि लेट्स सपोज हमने 100 ग्राम फीड सॉल्यूशन लिया। ठीक है, तो अब ये चीज़ देखें कितनी आसान हो गई हमारे लिए समझना कि अगर हमने 100 ग्राम हमारा फीड सॉल्यूशन है, ठीक है, तो हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उस 100 ग्राम में हम कह रहे हैं 20% बाय मास जो है वो सोडियम हाइड्रोक्साइड है। तो 20% बाय मास का मतलब ये हुआ कि 100 में से 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है और 80 ग्राम वाटर है। लेकिन अगर हम बात करें कि पर ग्राम यानी फॉर ईच 1 ग्राम कितना है, तो ज़ाहिर है अगर 100 ग्राम में 20 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो 1 ग्राम में कितना होगा, 0.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड। और इसी तरीके से अगर 100 ग्राम में वाटर 80 ग्राम है तो 1 ग्राम में वाटर कितना होगा, 0.8 ग्राम वाटर। ठीक है, तो ये मतलब आप अपनी तरह आप इनपुट को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं आपने सिंप्लीफाई कर दिया बाय टेकिंग 100 ग्राम फीड सॉल्यूशन एज इनपुट। ठीक है, नाउ अब आपके पास आउटपुट में क्या मौजूद है। पहली बात तो ये कि आपको आउटपुट का वेट नहीं पता। ठीक
ठीक है, आपको नहीं पता कि प्रोडक्ट जो है वो कितनी है, तो आपके पास क्वेश्चन मार्क है। लेट सपोज आप इसको Q2 कह दें, यानी कि ये सेकंड क्वांटिटी है जो आपको नहीं पता इन ग्राम में, और फर्स्ट क्वांटिटी कौन सी है जो आपको नहीं पता, आपको ग्राम ऑफ वाटर नहीं पता, ठीक है, तो आप इसको क्वेश्चन मार्क कर दें, ठीक है। रिक्वायर्ड क्वांटिटी आपको नहीं पता कि कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी वाटर की 0.2 ग्राम से इसको 0.08 ग्राम, सॉरी 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड से 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड में चेंज करने के लिए कितना वाटर चाहिए होगा, ये आपको नहीं पता। तो आपका एक तो ये क्वेश्चन मार्क हो गया Q1 ग्राम ऑफ वाटर, और दूसरा हो गया Q2 यानी कि ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट। तो अच्छा, अब इधर क्या नोन है, आपको ये पता है कि प्रोडक्ट में जो फाइनल सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा वो 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। तो अगर 100 ग्राम में 8% होगा तो 1 ग्राम में कितना हुआ जनाब, 0.08 ग्राम, ठीक है। और इसी तरीके से अगर 100 ग्राम में 92 ग्राम वाटर है तो 1 ग्राम में के हिसाब से कितना वाटर होगा, 0.92 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो ये आपने सारा नोन अमाउंट लिख लिया, ये आपने सारा नोन अमाउंट लिख लिया रिएक्टेंट में, ये प्रोडक्ट में, और जो चीज़ अननोन है आपने वो लिख ली। Q1 विच इज़ ग्राम ऑफ वाटर इट इज़ अननोन, एंड Q2 विच इज़ ग्राम ऑफ प्रोडक्ट इट इज़ अननोन। अच्छा, अब ये मैंने आपको थोड़ा सा इधर समझाने के लिए लिख दिया है। देर आर टू अननोन्स Q1 एंड Q2, एंड देर आर टू सब्सटेंसेस, दो चीज़ें हैं जिनका आपने मालूम करना है, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड वाटर, जो कि इनपुट में भी हैं और आउटपुट में भी हैं, ठीक है। तो आपको टू बैलेंसेस जो है चाहिए, ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए। द टोटल मास बैलेंस एंड द वाटर बैलेंस इन्वॉल्व बोथ अननोन्स, ठीक है, लेकिन बट द सोडियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस इन्वॉल्व्स ओनली वन, ठीक है। जो सोडियम हाइड्रोक्साइड के बैलेंस, अगर हम पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड को सॉल्व कर लेते हैं, यानी प्रोडक्ट साइड को अगर हम पहले सॉल्व कर लें, तो हमारे उस प्रोडक्ट साइड में हमारे पास सिर्फ एक ही अननोन है जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड की का अमाउंट है, और उससे हम जो है वो आसानी से इसको प्रोसीड कर सकते हैं। तो हम पहले सोडियम हाइड्रोक्साइड बैलेंस को सॉल्व करते हैं, जो कि हमारे लिए ज़्यादा आसान है। क्या सवाल है हमारे पास कि जनाब अली हमने कितना इनपुट किया सोडियम हाइड्रोक्साइड और हमारे पास कितना आउटपुट था सोडियम हाइड्रोक्साइड का। अच्छा, और इनपुट हमने लिखा 0.2 ग्राम, कितने में, हमने लिख दिया 100 में, ठीक है, ये 100 में, और आउटपुट में हमने क्या लिखा, 0.08, ठीक है। ये हम पर ग्राम लिख रहे हैं, पर ग्राम क्वांटिटी क्यों लिख रहे हैं हम, ये हम पर ग्राम क्वांटिटी इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि ये हम बेसिकली जो पर ग्राम या पर मिनट या पर सेकंड जो चीज़ होती है वो बेसिकली फ्लो रेट होता है, और हम बेसिकली टोटल क्वांटिटी के साथ फ्लो रेट को मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो टोटल क्वांटिटी होती है ना वो आ जाती है। अब इधर हमारे पास हमने क्योंकि फ्लो रेट निकाल लिया था, अज्यूम करते हुए, पीछे हमने इधर अज्यूम करते हुए ये फ्लो रेट निकाल लिया था कि अगर 100 ग्राम इनिशियल फीड सोल्यूशन हो तो पर ग्राम फीड सोल्यूशन 0.2 ग्राम होगा। तो 0.2 ग्राम जो है वो बेसिकली फ्लो रेट हो गया सोडियम हाइड्रोक्साइड का, और प्रोडक्ट में फ्लो रेट क्या हो गया, 0.08 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड पर ग्राम, ठीक है। और हमें ये तो पता है कि हमने 100 ग्राम फीड सोल्यूशन अपनी तरफ से फिक्स कर लिया या अज्यूम कर लिया, ठीक है। तो अब हमें मालूम ये करना है कि अगर 100 ग्राम फीड सोल्यूशन था तो प्रोडक्ट के कितने ग्राम बने। तो हमारे लिए क्या आसानी होती है कि हम फ्लो रेट को मल्टीप्लाई कर देते हैं टोटल अमाउंट से। तो इनपुट में ये है 0.2 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड पर ग्राम मल्टीप्लाई बाय 100 ग्राम फीड सोल्यूशन, ये इनपुट था, इज इक्वल टू 0.08 ग्राम पर ग्राम ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये फ्लो रेट हो गया आउटपुट का, मल्टीप्लाइड बाय Q2, क्योंकि हमको क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं पता। तो इस तरीके से हमारे पास क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट जो कैलकुलेट होकर आई वो क्या आई, Q2 इज इक्वल्स टू 250 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट सोल्यूशन प्रोड्यूस्ड। क्या मतलब हो गया 250 ग्राम का, मतलब ये हो गया कि हमने टोटल जो है वो 100 ग्राम फीड सोल्यूशन लिया
तो उससे जो हमारे पास टोटल प्रोडक्ट बनी वो 250 ग्राम प्रोडक्ट थी। ठीक है, टोटल 100 ग्राम जो है हमने फीड सोल्यूशन लिया था, तो टोटल प्रोडक्ट जो बनी वो जो है वो 250 ग्राम थी। ठीक है, यानी कि अब ये 250 ग्राम हमारे पास आ गई ना, अब हमारे पास प्रोडक्ट की क्वांटिटी आ गई कि कितनी प्रोडक्ट बनी थी। अब हमारे लिए आसान हो गया कि हम वाटर की क्वांटिटी को मालूम कर सकें। जैसे कि इट इज़ अ गुड प्रैक्टिस टू राइट द कैलकुलेटेड वेरिएबल वैल्यूज़ ऑन द फ्लो चार्ट। ठीक है, जहाँ जहाँ यानी कि जो हमने पीछे फ्लो चार्ट बनाया है तो वहाँ पर हम उस क्वांटिटी को डाल देते हैं ताकि जो है हमारा चार्ट कंप्लीट नज़र आए। ठीक है, तो अब अगर हमने मास बैलेंस करना है, अपना वाटर की क्वांटिटी निकालनी है, तो हम कैसे निकालेंगे? इनपुट इज इक्वल्स टू आउटपुट। अब वाटर की बारी है। ठीक है, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड को सॉल्व कर चुके हैं, सॉरी, तो फीड सोल्यूशन प्लस वाटर। ठीक है, अब हम टोटल मास बैलेंस करके निकाल रहे हैं। उसकी वजह ये है कि हम फीड सोल्यूशन यानी कि हम सोडियम हाइड्रोक्साइड का निकाल चुके हैं, तो अब हम टोटल मास बैलेंस निकालेंगे इनपुट और आउटपुट का। तो इनपुट में क्या था? फीड सॉल्यूशन था, फीड सॉल्यूशन जो कि 20% सोडियम हाइड्रोक्साइड था, प्लस हमने उसमें वाटर डाला था। ठीक है, जो हमें नहीं पता हमने कितना वाटर डाला था, इज इक्वल टू प्रोडक्ट सोल्यूशन। प्रोडक्ट सोल्यूशन बना जो कि हमने कैलकुलेट कर लिया कि जी टोटल 250 ग्राम बन गया। फीड सोल्यूशन हमने 100 ग्राम अज्यूम किया था, प्लस वाटर उसमें कितना ग्राम डाला ये हमें नहीं पता, लेकिन प्रोडक्ट जो बनी वो हमें पता है कि 250 ग्राम थी। देखें कितना आसान हो गया ये। ठीक है, अब आप देखें Q1 इज इक्वल टू 150 ग्राम ऑफ वाटर, है ना। सीधी सी बात है, 250 ग्राम में से आप 100 ग्राम माइनस कर देंगे तो आपके पास Q1 आ जाएगा। सो Q1 इज इक्वल टू 150 ग्राम ऑफ वाटर। ओके, तो यहाँ पर हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन ख़त्म होता है और हमारे पास दोनों चीज़ें आ गई, दोनों आंसर आ गए। सो 150 ग्राम ऑफ वाटर इज रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस 250 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट सोल्यूशन। ठीक है, और उससे हमको क्या मिल जाएगा? जो नेट सोल्यूशन मिलेगा वो 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा। ठीक है जनाब, तो ये बहुत आसान सवाल था, लेकिन इसमें समझने के लिए आपको बहुत सारी चीज़ें थी। ठीक है, अच्छा, और एक और चीज़ के ये इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, यानी ये जो मटेरियल बैलेंस इक्वेशन थी ये इतनी सिंपल कैसे हो गई? ये इतनी सिंपल इसलिए हो गई जनाब आली क्योंकि ये फिजिकल प्रोसेस है, ये यूनिट ऑपरेशन है, इट इज़ नॉट अ यूनिट प्रोसेस। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ और सिर्फ डाइल्यूशन कर रहे हैं। आप सोडियम हाइड्रोक्साइड का एक सोल्यूशन ले रहे हैं और आप उसमें पानी मिलाकर उसको 8% सोडियम हाइड्रोक्साइड बना रहे हैं। So you are just diluting a solution of sodium hydroxide, so it is only a physical process, it is not a chemical reaction, and that's why its mass balance equation is very simple, input is equal to output। ठीक है, तो और ये हमारे पास इसके आंसर्स आ गए। तो आई होप कि ये बहुत आसान है और ये आपको समझ में आ गया होगा। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आवर सेकंड प्रॉब्लम ऑफ मटेरियल बैलेंस, फिर उस पर मैं ये लेक्चर ख़त्म कर दूंगी और फिर उसके बाद हम एनर्जी बैलेंस देखेंगे। नाउ व्हाट इज़ मटेरियल बैलेंस? मटेरियल बैलेंस का जो सेकंड क्वेश्चन है हमारे पास, ये भी बहुत आसान है। ठीक है, इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड इज एडेड एट अ रेट ऑफ 10 pound per hour to an air stream, and the air sample at the outlet shows 0.45% of carbon dioxide। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को आप एयर स्ट्रीम में ऐड कर रहे हैं, रेट क्या है? 10 pound per hour कार्बन डाइऑक्साइड, और आपका जो एयर सैंपल आउटलेट पे शो कर रहा है वो 0.45% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम कार्बन डाइऑक्साइड है। नाउ कैलकुलेट द एयर फ्लो रेट। ठीक है, अब एयर फ्लो रेट क्या है? नंबर 1 आपने ये बताना है, और ये आपको ये भी बता रहा है कि जो नॉर्मल कंटेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एयर होता है,
जो एयर में कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है वो 0.03% होती, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है। ठीक है, तो आसान सवाल है। कार्बन डाइऑक्साइड आपने ऐड किया एयर स्ट्रीम में 10 पाउंड पर आवर के हिसाब से, जबकि जो एयर स्ट्रीम होती है वो एक्चुअली जो कार्बन डाइऑक्साइड नॉर्मली कंटेन करती है वो 0.03% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम होता है, और आपको आउटलेट पर यानी आउटपुट पर जो टोटल कार्बन डाइऑक्साइड का वॉल्यूम शो हो रहा है वो 0.45% हो रहा है। ठीक है, तो ज़ाहिर है आपने एयर स्ट्रीम जिसमें ऑलरेडी कार्बन डाइऑक्साइड होती है और फिर आपने भी ऐड की कार्बन डाइऑक्साइड, और फिर आप फाइनली उसको आउटपुट में देख रहे हैं कि वो 0.45% कार्बन डाइऑक्साइड है। तो अब आपने सिर्फ और सिर्फ ये बताना है कि कार्बन डाइऑक्साइड का फ्लो रेट तो 10 पाउंड पर आवर है, तो एयर फ्लो रेट क्या है। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि हम इस क्वेश्चन में जो है वो टाइम नहीं दिया हुआ, तो आप खुद से अज्यूम करेंगे कि आप 1 आवर की बेसिस पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। बेसिस लिख लेंगे यहाँ पे 1 आवर। ठीक है, वैसे भी पर आवर ही होगा क्योंकि ज़ाहिर रेट तो पर आवर ही होता है। ओके, तो इनलेट एयर कंटेन्स, ठीक है, अब इनलेट यानी जब एयर थी और उसमें कोई कार्बन डाइऑक्साइड हमने ऐड नहीं की थी, उस वक्त उसमें 0.03% नॉर्मली नेचुरल एयर कंटेन करती है कार्बन डाइऑक्साइड। तो उसमें कितने पाउंड पर मोल है ये तो पता चले ना पहले। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एडेड टू द एयर स्ट्रीम जो है वो यानी कि जो कि हमने खुद ऐड की एयर स्ट्रीम में वो क्या थी, और इनलेट में जो पहले से कार्बन डाइऑक्साइड थी वो क्या थी। जब हम दोनों को प्लस कर लेंगे तो हमें पता चल जाएगा। अच्छा, अब देखते हैं कि पहले हमने जो ऐड किया वो क्या है। ठीक है, हमने क्या ऐड किया, हम नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं। हम मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हमको दिया हुआ है 10 पाउंड। ठीक है, 10 पाउंड हमको मास दिया हुआ है, हमने ऐड किया। अच्छा, डिवाइड कर दिया 44 से। 44 क्या है, मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या निकल गया जनाब आली, इस तरह से हमारे पास यानी कि वेट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट से हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स निकल गए। अब क्योंकि ये हमने पाउंड में किया है तो 44 को भी हम सपोज करेंगे कि इट इज़ अ पाउंड क्वांटिटी, और इसी तरीके से हम लिख देंगे 0.2273 पाउंड मोल पर आवर। ठीक है, तो इस तरीके से हमें आसानी हो गई कि हमने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड निकाल लिए इन पाउंड। ठीक है, जो कि हमने खुद से ऐड किए हैं एयर स्ट्रीम में। ठीक है, अच्छा अब हम सपोज करते हैं कि जो m है वो एयर फ्लो का रेट है, और एयर फ्लो रेट जो है वो क्या होगा, पाउंड मोल पर आवर होगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि भाई बैलेंस लॉ। अब बैलेंस करने के लिए हमारे पास एमागेट्स लॉ होता है गैसेस का, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करूंगी, जिसमें वॉल्यूम परसेंटेज को मोल परसेंटेज के बराबर ले लिया जाता है। ठीक है, तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड जो इनपुट की गई वो कितनी थी, 0.03% थी ना। तो परसेंट को अगर आप चेंज कर देंगे क्वांटिटी में, ठीक है, तो वो हो जाएगा 0. क्योंकि डिवाइडेड बाय 100 करना पड़ेगा ना परसेंटेज को ख़त्म करने के लिए, तो ये हो जाएगा 0.0003 मल्टीप्लाई बाय m यानी एयर फ्लो रेट प्लस 0.2273 ये हमने खुद से ऐड किए। ठीक है, क्या हो गया, पाउंड मोल पर आवर। ठीक है, यहाँ पर क्या आएगा, पाउंड मोल पर आवर, और ये भी कन्वर्ट किस में हो जाएगा, m पाउंड मोल पर आवर में। ठीक है, ये इनपुट हो गया, और आउटपुट क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट इज इक्वल्स टू 0.0045। 0045 क्यों हुआ, 0.45 को डिवाइड कर दिया 100 से, 0.0045 हो गया, और मल्टीप्लाइड बाय m जो एयर फ्लो रेट था, क्योंकि वो अभी हमें नहीं पता तो वो हम एक सपोज क्वांटिटी लेके इसको लिख रहे हैं। और अब हम इसको इक्वल कर देंगे, और इधर भी एग्जैक्टली वही चीज़ है, क्योंकि ये एक फिजिकल प्रोसेस है, कोई केमिकल प्रोसेस इन्वॉल्व नहीं है। तो दैट्स वाई कार्बन डाइऑक्साइड इनपुट इज इक्वल्स टू कार्बन डाइऑक्साइड आउटपुट के बराबर होगा जब आप इसको बैलेंस करेंगे।
तो 0.0045 m इज इक्वल टू 0.0003 m प्लस 0.2273 के बराबर हो जाएगा। m वाली क्वांटिटीज़ एक साइड पर आ जाएंगी और सिंपल क्वांटिटी एक साइड पर आ जाएगी, और हमारे पास जो m की वैल्यू कैलकुलेट होकर आएगी फाइनली, दैट इज़ 54.119 पाउंड मोल पर आवर। अच्छा, अब इसको पाउंड मोल आवर पर आवर से अब हमने मोल हटाना है। तो मोल हटाने के लिए हम क्या करते हैं, हम मोल्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं मॉलिक्यूलर वेट से। मॉलिक्यूलर वेट ऑफ एयर इज़ 29, सो हमने 54.119 को मल्टीप्लाई कर दिया 29 से, एंड नाउ द आंसर इज़ 1569.45 पाउंड पर आवर। ठीक है, तो जो एयर फ्लो रेट है, क्योंकि एयर फ्लो रेट हमको कार्बन डाइऑक्साइड का जो दिया गया था वो 10 पाउंड पर आवर दिया गया था, तो हम एयर फ्लो रेट जो एयर का निकालेंगे वो भी इसी ही यूनिट में होगा, यानी पाउंड पर आवर में होगा। तो दैट्स वाई हमको मोल हटाना था। ठीक है, तो एयर फ्लो रेट जो कि पाउंड पर आवर में हमारे पास आंसर आया, दैट इज़ 1569.45 पाउंड ऑफ एयर पर आवर। ये क्या है, एयर का फ्लो रेट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास ये आंसर आ गया और मटेरियल बैलेंस के जो क्वेश्चंस थे वो ख़त्म हो गए। अब आपको मटेरियल बैलेंस के कुछ क्वेश्चंस खुद से ढूंढने होंगे और सॉल्व करने होंगे, और हम अब मिलते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो कि एनर्जी बैलेंस के ऊपर है।